दो आइकॉनिक सिंगर्स आपके हैं, दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर। कोई एक मेरी स्टेटमेंट दिखा दे जिसमें मैंने उसके खिलाफ बोला हो, अनलेस कि जो होता है ना प्रोवोक बहुत ही ज्यादा किसी को मुंह पे बैठ के कोई ऐसी बात कर दे जिसका जवाब देना फिर बहुत ही जरूरी हो जाए। मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा जवाब तेरी मेरी दुश्मनी बड़ी हिट है यार, इसके ऊपर गाना बनाते हैं। लेकिन सोचो नफरत में कोई बंदा इतना आगे निकल जाए कि वो चैरिटी के वर्क को बुरा समझना शुरू कर। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं मक्का शरीफ जाता हूँ, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ। पता कहता है ये अल्लाह का नाम क्यों लेता है? क्योंकि मैंने नाच पंजाबन गाया था और अगर मैं अल्लाह का नाम लूँगा मैं मुनाफिक हूँ। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर इनकी सीट्स डबल कर देना तो आप $2 बिलियन हर साल पाकिस्तान में लेकर आएंगे। क्या करना है? सिर्फ पॉलिसी चेंज करनी है। हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारा सरमाया बाहर ले जाते हैं। इन दैट केस वो लोग इधर आएंगे पढ़ने के लिए और डॉलर्स में अपने पैसे लेकर आएंगे। काले डाले थे अंदर तक नहीं आए। कोई एक बारी बर्गर उस्मान डार को और किसको साइकिल पे बिठाएंगे? साइकिल पे तो मैं अपनी बेगम को बिठाऊंगा। तानू ख़वातीन और हज़रात, कैसे मिजाज हैं आपके? एक और एपिसोड एक्सक्यूज़ मी की और एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी की मैं क्या बताऊं भाई। बड़े अरसे से इनको हम लोग घेरने की कोशिश कर रहे थे, मगर माशाल्लाह इतने बिजी इंसान हैं, हाथ ही नहीं आते। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं म्यूज़िक की, और अगर आप बात करते हैं पंजाबी फोक हो गया, पॉप हो गया, भंगड़ा हो गया, तो ही इज़ अनडाउटेडली द किंग ऑफ भंगड़ा एंड द किंग ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स एंड व्हाट अ लवली करियर ही हैज़ हैड। बीच में इन्होंने पॉलिटिक्स में भी छलांग मारी, जो कि मुझे नहीं समझ आई क्यों मारी, मगर इन्होंने मार दी। फिर उसके बाद इनके साथ कभी अच्छी हुई कभी बुरी हुई, लेकिन आज सारा दिल खोल के मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा यार व्हाट्सअप खोल के गला कराएंगे, तो प्लीज़ वेलकम द किंग ऑफ भंगड़ा, इब्रारुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। इब्रार भाई कैसे हैं आप यार? थैंक यू सो मच यार थैंक यू, आपने कीमती वक्त दिया। वी बीन ट्राइंग टू डू दिस फॉर अ व्हाइल। बड़े वैसे तो बड़ा इम्प्रेस हूँ कि मैं जिससे बात हुई मेरी एक दो लोगों से, उन्होंने कहा भट्ट साहब का तो बड़ा सुपर हिट जा रहा है। एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप एक बड़े आदमी बन चुके, मजीद बड़े, वरना मैं थोड़ी ज़्यादा इज्जत करता था। चलो दे रहे दुरुस्त आए सर, दे रहे। तो फिर मैं भी एक फायर करता हूँ, काले डाले थे अंदर तक नहीं आए। कोई एक बारी मैं क्या पूछ ला, काले डाले तो नहीं बाहर है किसी से। सर क्यों, मतलब एक अच्छा खासा जा रहा था, चॉकलेट बॉय थे आप, पॉप इंडस्ट्री ये वो सब कुछ चल रही थी, पॉलिटिक्स में छलांग क्यों मारी? मैंने कहा वाइट एलिफेंट जो है ना इन द रूम, पहले उसको एड्रेस कर ले कि पॉलिटिक्स में क्यों छलांग मारी आपने? असल में ना ये एक ग्रेजुअल, जिस तरह आपके नहीं एक आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता पॉलिटिक्स में बंदा बढ़ के तो पीछे हो जाता है ना। सर आप आगे कैसे, डिपेंड करता है ना आपकी सोच क्या है। आप देखिए मैंने म्यूजिक बनाया, बड़ी इंजॉय किया, शुगर लगे, गाड़ी ले ली अपनी मर्जी की, जहाज लेना चाहता था, वो एडवांस भेजने लगा था, ओहो तो मदर का इंतकाल हो गया। तो बस वो फिर एक डिप्रेशन था सारा, कुछ समझ नहीं आती क्या करूं। वही पैसे फिर ज़मीन खरीदी, खुद हॉस्पिटल बनाया, वो काम ध्यान उस तरफ लगा लिया अल्लाह ने। अभी वो 650 बेड्स का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। यानी हमने समझ लें कि उस वक्त टूटा हुआ अपना जो दिल था उसको सहारा देने के लिए सहारा बना के और लोगों को सहारा दे के उससे जो है खुशी डिराइव करना शुरू की। और उसका एक बड़ा अजीब सा बट सब चस्का है। मैंने सियासत का स्टेज देखा है, और हम लेके रहेंगे और वो लोग नाच रहे हैं, एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। फिर म्यूजिक का फील्ड, उफ, लाखों लोग हैं आगे, चींटियों की तरह नाच रहे हैं। आई विश वो क्लिपिंग्स होती। फिर उसके बाद फिलैंथ्रोपी का स्टेज आ जाता है। उस स्टेज का कमाल मजा है, जो एक रूहानी तस्कीन है कि लोगों को उससे फलाह मिल रही, कोई जानता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। हमारे अस्पताल में मैं जाता हूँ, कई दफ़ा बाबे लेटे होते हैं ऐसे करवट लेकर, मैं पीछे जाके ना कमर दबाना शुरू कर देता हूँ। तो बाबा इतना एंजॉय, मुझे याद है, कहता है इथो करके, यानी कि उधर से दबाओ। तो उस चीज़ का जो चस्का है ना, उनको नहीं पता होता कौन है इब्रारुल्लाह कौन नहीं है, वो इलाज करा के उसका एक अपना मजा है। अब वहां से ना बात आगे बढ़ती है। 2005 में सैलाब, एक ज़लज़ला आता है बहुत बड़ा, और मैंने कॉल दी नौजवानों को, नौजवान सारे आ गए अमेरिका से, बरतानिया से। हम सारे उधर गए, अपना मुजफ्फराबाद और चकोटी तक सब कुछ टूट गया था। यानी दिन में हम कई दफ़ा रोते थे, मैं बता नहीं सकता जो हालात थे वहाँ पे।
आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। तो वो वॉलंटियरिज्म मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो एक बड़ी फोर्स है यूथ की। तो मेरे जहन में आइडिया है यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स, वाई पॉलिटिक्स? तो मैं कि ग्रेजुअल, मैं इसको ट्रांजिशन कहता हूँ, वहां से यूथ पार्लियामेंट बनी, विजन ऑफ विच वाज टू एम्पावर द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। दे कुड बी डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर दिस कंट्री हाँ, and at the same time they could be disaster for the country if not treated properly। उनकी आप उनको मैनेज नहीं करते, उनको एनर्जी होती है यूथ के अंदर, उनको चैनलाइज नहीं करते, ड्रग्स पे लग जाएंगे और काम करेंगे, जो कि बहुत बड़ी तादाद में कर भी रहे हैं। तो उनको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये इदारा बन गया। हमने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स किए, हमने पूरे पाकिस्तान में टेरेस्ट्रियल चैनल के ऊपर कौन होगा नौजवानों का वजीर आज़म, जो चुना जाएगा 350 नौजवानों पर मुश्तमिल एक ऐसे इदारे में से जो कहलाएगी यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये यूथ पार्लियामेंट उन लाखों नौजवानों में से चुनी जाएगी जो पाकिस्तान में समाजी खिदमत के शोबे में इनकलाब के ख्वाहिशमंद हैं। आप किसी वजीर की औलाद है या मजदूर की, आप भी बन सकते हैं इस असम्बली के मेंबर अगर है जज्बा तामीर जिंदा। ये ऐड थी, व्हाट्सएप नहीं होता था, फ़ोन भर गए हमारे पूरे पाकिस्तान से नौजवान कि हमने मेंबर बनना है। मेंबरशिप की, हमारे पास लाखों मेंबर इकट्ठे हो गए। खुदा न खास्ता उसके बाद डिज़ास्टर आता हम सारे, जिसका फिर हमने अमली नमूना देखा कि जब सैलाब 2010 के आए हैं और 11 के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में यूथ हमारे साथ आई है और उन्होंने काम किया। उसके बाद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो, उसमें सऊदी गवर्नमेंट हो, सब ने कहा यार आप लोग कौन हैं, या इस वक्त फ़ौज काम कर रही है, एक जमात इस्लामी और एक हम थे तादाद में बहुत। तो उन्होंने कहा आपके पास रिसोर्सेज कम है, हम दे, हमने कहा व्हाई नॉट। वो ऑन बोर्ड आ गए, उन्होंने रिसोर्सेज दिए, हमारे पास हाथ थे काम करने के, हमने हाथों हाथ उनको तकसीम किया। फिर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आ गया, फिर हमने सोशल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके 350 पक्के घर बना के दिए, लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना बिग वे। सो एक यूथ को मोबिलाइज करके हमने चैनलाइज करके उस तरह, और बेशुमार उसमें से एनजीओ निकली जो आज भी काम कर रही हैं। बाय द वे कासिम अली शाह साहब भी उसी की प्रोडक्शन है, यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये बड़े डायनामिक लोग, और उनको हम फिर उसमें 4 आई वर्ड्स थे जो मैं अभी भी यूथ को बताना चाहता हूँ: इन्फॉर्म, इंस्पायर, इन्विगरेट एंड इन्वॉल्व देम इन नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस। अल्टीमेट मकसद क्या है? मुल्क को ठीक करना है, और यूथ बल है जो उसको कर सकती है ठीक। अब ये चीज़ें ज़हन में चल रही हैं, और यकीन करें उन दिनों यूथ मेरे पास आती थी, इब्रार भाई यार मर गए, बहनों की शादियाँ, ये मसले वो मसले। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सेंटर में, नीचे पंजाब की थी। इब्रार भाई हमने ना कोई आप पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अच्छा, उन्होंने आपको मोटिवेट किया? उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी बनाए, यूथ ने। मैंने कहा यार बात सुनो, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत है, हमारे जैसे लोग, हम ना एक यूथ का काम कर रहे हैं, हमारा काम इंस्पायर करना है, इन्विगरेट, इन्वॉल्व, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस। हमने लोगों से कहा है कि हमने सोशल वर्क में एक अपना मकाम पैदा करना है और हम कर सकते हैं। कहते नहीं सर, सोशल वर्क में आप लिमिटेड काम कर सकते हैं, फला है, ये वो सारा। बड़ी डिबेट हुई। मैंने कहा ये हमारा इतना एक्नॉलेज ही नहीं होना। तो मुझे उस वर्ड्स उस बच्चे के याद है। मैंने कहा इतना नोटिस ही नहीं होना हमारा, जो रैली तुम कह रहे हो ना करो। कहता है सर मैं उसमें अपने आप को आग लगा लूंगा, एक बच्चा कहता है, और फिर तो नोटिस हो जाएगी ना। ये उसके वर्ड्स है। मैंने कहा यार तुम लोग दिमाग खराब है तुम्हारा। कहते हैं यार भाई आप छोड़ दें इसको, आप बनाए, आप बना लें, पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अच्छा, मैंने बड़ा मशवरा वशरा किया लोगों से। 1-2 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड थे ऑफ कोर्स, 1-2 फौजी अफसर रिटायर्ड थे, फिर ब्यूरोक्रेट्स थे, कोई फॉरेन ऑफिस से कुछ लोग थे पाकिस्तान, कुछ आम इंटेलेक्चुअल्स थे। हमने मिल के बात करना शुरू कर। यह है अक्टूबर 2011, जब 30 को खान साहब का जलसा होने जा रहा था और 27 को हमारी रैली थी। हामिद मीर ने प्रोग्राम में बुलाया, उसमें खान साहब भी थे, मैं भी था। उनके प्रियम्बल इस तरह से था कि जी नाज़रीन रैलीज हो रही हैं, मुल्क में अजीब सा समा है। 27 तारीख को अबरारुल हक साहब, 30 तारीख को, खैर गपशप लगती रही, बात होती रही। तो 27 तारीख को हमने रैली की, बड़ी कामयाब रैली थी। आज भी उसके क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर आप कहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड भी कर दें। और बड़ी ज़बरदस्त दाता दरबार तक हम गए नासिर बाग से। 30 तारीख को जो हमने देखा वो बहुत बड़ा था, अनइमेजिनेबल। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने तो अपनी उसमें देखा। मुझे लगा यार जो मैंने बातें सुनी ना उस खान साहब की,
मैंने कहा यार ये तो सारी वही बातें जो हम, हाँ, आइडियोलॉजी सेम है। हाँ, तो मैंने कहा ये एक नई छोटी सी मस्जिद बना के एक स्ट्रगल शुरू कर दो लंबा, सिर्फ इसलिए कि मैंने करना है, नहीं मैंने करना है। मैंने कहा यार ये तो हमारा काम आसान हो गया। एक बंदा ऑलरेडी वो कर रहा है और लोगों ने उसके हक में, लगता है कि उसके पास बहुत बड़ा मैंडेट आ चुका है, लेट्स सपोर्ट हिम। यूथ नहीं मुराद भाई ऐसे, वो कुछ लोग कहें हाँ ठीक है ऐसे देख, मैंने कहा मेरी बात सुनो, हमने अपनी ज़ात से निकल के सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, लेट्स सपोर्ट हिम। उनको मैंने मना लिया। खान साहब से मेरी बात हुई तो खान साहब कहते हैं यार आज ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो फिर हमने कहा बस करते हैं अल्लाह का नाम लेके। फिर हमने दुआ कराई और हमने ज्वाइन किया। दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड पॉलिटिक्स। मकसद बहुत लार्जर मकसद था, जो मेरा ख्याल है सिर्फ अब मेरा नहीं था, वो हर पाकिस्तानी का उस तरह से हम फील कर रहे थे ना, कि एक नया पाकिस्तान, एक यू नो जिस तरह हम देखो दुनिया में ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है हमारे पास बट साहब, तो हमें था अच्छा हमारा मुल्क भी वैसे हो जाएगा, इधर भी इसी तरह रूल ऑफ लॉ होगा, लोग माड़े बंदे की भी इज्जत हो रही होगी, सबका लोग घंटे के हिसाब से लोगों को पैसे मिल रहे होंगे, फलाना। एक एक्साइटमेंट सी थी अंदर, यार बड़ा मजा आएगा, लेट्स डू इट। और 10 साल बाद वो एक्साइटमेंट है अभी। अल्लाह खैर करेगा। एक चीज़ ज़हन में रखें, ये जो हिकअप्स आती हैं, कभी इश्यूज़ आते हैं, इसमें कतई नज़र इस बात से कि कसूर किसका होता है, अल्टीमेटली ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, 90% तो वो लोगों का माइंड है। जब वो मैच्योर हो रहा होता है ना, उसकी मैच्योरिटी को ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही खेलें, वो नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स मिला के हर मरहले से गुजर कर ही मैच्योर होता है। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ ये हमारी कौम एक मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, और अल्टीमेटली इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर सपोजिंगली कोई समझते हैं कि पॉलिटिशियंस में ये कमी रह गई है, तो आज का बच्चा देख रहा है, उसकी वालदा उसको समझाएगी कि तुमने नहीं ये करना, वो जब बड़ा होगा वो एब्सटेन करेगा, मुझे लगता है। इसी तरह अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा कर रही है, तो आज की माँ कहेगी बेटा अगर तुम उधर जाओगे तो तुमने ऐसा करना है, उनकी नज़र में। तो वो हर चेंज को टाइम लगता है, आप कह रहे हो। चेंज करेगा अपने आप को, इदारों को भी चेंज करेगा, सियासी रवैयों को भी। नहीं, अब बात तो आपकी बजाय बड़ी एक कहने के परफेक्ट सिनेरियो की बात है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होगा, मगर हम ये चाहते हैं ना ओवरनाइट आ जाए, ऐसा होता नहीं है ना। अमेरिका में देखें कितनी ज़्यादा, नहीं वो तो 200 साल वाली हिस्ट्री उनकी और वो सारा कुछ है। बात थोड़ी सी कहते हैं आप ग्रोइंग अप इन पंजाब एंड हमारा वैसे भी एक बड़ा लाउड कल्चर होता है, प्राउड और वो वाला सारा कुछ होता है। Were you from a very well off family या you had struggles while growing up? और उसके अंदर आपका मतलब चाइल्डहुड जो था वो कंजर्वेटिव था या ओपन ही था आपका भाई? नहीं मेरा ख्याल है क्वाइट ओपन था, कोई इतना कंजर्वेटिव नहीं था उसको कहा जा सकता है। रिलीजियस बैकग्राउंड तो थोड़ा सा हमारा सब पंजाब वो सब के कर लोगों का जी पता ही है, मतलब 5 वक्त की नमाज तो आपको पता ही है। जी 3 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ घर से मिली, नमाज, दूसरा पाकिस्तान से प्यार, उसमें बांगे दरा बाले जिब्राइल पढ़ना बट सब लाजमी था, हाँ, और उसको समझने की कोशिश करना भी लाजमी था। सुबह आँख खुलती थी तो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, ये वाले साहब की आवाज़ कान में पड़ती थी, ठीक है, बुरी बहुत लगती थी उस वक्त लेकिन था ऐसा ही, और अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। तो फिर इकबाल को पढ़ने का मतलब है कुरान को पढ़ा, यानी पहली चीज़ नमाज, दूसरी पाकिस्तान से मोहब्बत, और तीसरी इंसानियत से मोहब्बत, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, कुछ भी इंसानियत है तो प्यार करना। ये 3 चीज़ें घर से मिली थी, और मैं इसलिए इसका जिक्र भी कर देता हूँ कि बच्चे सुन रहे होते हैं, माँ बाप सुन रहे होते हैं उसे। तो एक सेमी कंजर्वेटिव फैमिली, जो टीवी नया नया हमारे घर में उस वक्त दाखिल हुआ था जब मैं 5-6 साल का हुआ था, और फिर मैंने जिद करना शुरू की घर में टीवी होना चाहिए। उससे पहले नहीं था, उससे पहले ऑनेस्टली हमारे घर में भी टीवी को एक नासूर समझा जाता था शायद। हाँ वो एक होता है रेडियो से, स्पेशली जब टीवी आया था और वो सारा कुछ ना। तो वो ये हुआ, फिर उसके बाद ये कि लेकिन हम बहन भाई सारे मिल के बैठ के हमने शुगल लगाने, आपस में बैठ के गाने शाने, वो सारा चलता था। गाना किस उम्र में डिस्कवर हुआ था? मैं जब बेबी था ना, बिल्कुल उस वक्त तब मुझे याद भी नहीं है। उस वक्त मुझे घर वाले अब मुझे बताते हैं कि जब मैडम नूरजहां
साहिबा का एक गाना लगता था, कहंदे ने नैना। हाँ। तो हम कहते थे ये अबरार का गाना है, हम्म। क्योंकि तुम उसके ऊपर बिल्कुल अजीब से हो जाते थे। उसके ऊपर ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे होते थे जैसे पता नहीं क्या हो गया ना। वी यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग, मुझे वो आज भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि ये वो वाला बच्चा है। अच्छा। हाँ। और कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम वो देख रहे होते हैं रील्स में, कोई बच्चा ऐसे म्यूज़िक सुन के रो रहा होता है। हम्म। तो आई वाज़ वन ऑफ दोज़, जब मुझे याद है मेमोरीज़ कि मैं बिल्कुल छोटा था, तो कोई सैड सॉन्ग सुन के आँसू टप-टप मेरी आँखों से बरसते थे। यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक मतलब सेंसिटिव थे आप। सेंसिटिव चाइल्ड। हम्म। वही जो कैंसेरियन यूजुअली होते हैं। और उस तरह से मगर म्यूज़िक किस पॉइंट पे आपको जाके रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा? मुझे याद है मैं आई वाज लाइक 13 साल का था, 13-14 साल का। मुझे एकदम अंदाज़ा हो गया था कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मैं स्कूल में था और मेरी भी एज मेरी थोड़ा अर्ली होगा, 7 इयर्स को। मैं बहुत अर्ली स्कूल, 2.5-3 साल का जब मुझे स्कूल भेजा, वैसे जुल्म किया उन्होंने, कभी नहीं भेजना। नहीं बाय गॉड। हाँ, नहीं भेजना चाहिए। मेरा ख्याल है 4 साढ़े 4 के बाद एटलीस्ट आपको बच्चे को भेजना चाहिए। और फिर मेरे से एक्सपेक्टेशंस कि तुम स्कूल में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लो। हुँ। मैंने कहा कौन बच्चा स्पीच करेगा? मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, और 2 दिन एक जो कुछ टीचर्स के बच्चे होते हैं ना, वो जो ज़्यादा इक्वल होते हैं, मोर इक्वल, हुँ। उनको भी टॉपिक, हमें भी टॉपिक मिल गया कि घर से तकरीर लिख के याद करके लानी। तो वालिद को बहुत शौक था कि ये तुम तकरीरें करो। तो स्टेज पे मैं तकरीर के लिए आया। मिसेज़ अमजद होती थी, वो चश्मा यहाँ रख के, तो ये कॉपी चेक करी होती थी, वो यूँ कहती, नवीद खड़े हो जाएँ आप, हाँ सुनाएँ तकरीर, मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए। तो नवीद भी मिन-मिन 1-2 और, फिर मैं पीछे बैठा था, मुझे याद है, कहते अबरार जी आप शुरू करें और मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी। मैंने सोचा मेरी आवाज़ तो बाहर जाएगी मैडम। तो वो मुझे याद है, उसका फ़ारसी का शेर अब्बू ने लिखा था, उमर ख़ा दर काबो बुत खाना अमीन अलद हयात, दास बज़्म इश्क जक्दन आए राज़ आयत बैरून। तो मिस ने यूँ करके अपने चश्मे में देखा, ये कौन-सी चीज़ आ गई है। मैंने स्पीच शुरू की तो मुझे बाजू से पकड़ के वो प्रिंसिपल के कमरे में ले गई। क्या बात! मिस मैंने ये टैलेंट हंट किया। हुँ। तो दैट इज़ हाउ आई, और मैं नीचे कुर्सी रखते थे, उसके ऊपर मैं चढ़ता था, फिर मैं स्टेज तक पहुँचता था, आगे माइक शाइक होते थे, फिर मैं वो स्पीच करता था, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिल गया तो हमारी मौज हो गई। टीचर्स में तो मैं ज़मीन पे नहीं उतर रहा था, एक की गोद से दूसरी की गोद, तीसरी, इस तरह ना वो चल रहा है। अब्रार साहब जनाब, पहली सक्सेस मेरी। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद नातिया कॉम्पिटिशन हुआ, तो मैंने कहा मैंने नात पढ़नी, सो नात भी पढ़ी। फिर हमारे स्कूल में टीचर आते थे जो पाक सरज़मीन, शाद-बाद, उन्होंने कहा इसकी आवाज़ अच्छी है तो इसको उसमें क्वायर में भी लेकर आओ। और इस वक़्त आपने कोई सिंगिंग वगैरह नहीं, किसी से मतलब सीखना वगैरह कुछ भी नहीं था? नहीं, नहीं। वो भी टीचर आते थे और उनके साथ फिर पाक सरज़मीन, उन्होंने रिदम और वो थोड़ा बहुत सिखाया जैसे वो होता है। सो दैट इज़ हाउ आई, मेरा ख़्याल है उस वक़्त 10 साल की उम्र होगी मेरी। मतलब आपने तो बड़ी अर्ली एज में यू स्टार्टेड अर्निंग आल्सो। मतलब ये नहीं था कि भई मैं पहले अपना स्टडी करूँगा और ये दिस एंड दैट। आपने टीचिंग अपने करियर के अंदर बड़ी मतलब पहले आपके आ चुकी थी। यू वर मेकिंग मनी मतलब फ्रॉम दैट आल्सो। हाँ जी, बेसिकली वो एक होता है ना, आप एक प्रोफ़ेशन आप जॉइन करते हैं, यार थोड़ा-सा मैं एक्सपीरियंस लर्न करूँ, इंटरव्यूज़ में जाऊँ, लेट्स सी कि मैं पास होता हूँ, नहीं होता, मुझे कैसे लिया जाता है। मास्टर्स करने के बाद, लॉ पढ़ने के बाद मैं जब आया तो एचएसएन कॉलेज में जॉब आई। हाँ। तो वो मैं वहाँ, उन्होंने मुझे उनकी मेहरबानी कह लें या उनकी नवाज़िश कह लें कि एचएसएन कॉलेज में बतौर टीचर मुझे मौका मिल गया पढ़ाने का, और मैं बड़ा यंगेस्ट टीचर था इनफैक्ट। हाँ। तो वो मेरे लिए बड़ा एक एज़ाज़ था, और मैंने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा एक रैपो-शैपो बना लिया। और उन्हीं दिनों फिर वो गाना मेरे ज़हन में, सीएसएस की तैयारी कर रहा था हर मुहज़्ज़ब बेरोज़गार की तरह। हाय, 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 हाय! लगता है आपने भी की हुई है। नहीं मैं एडा लाइक नहीं सी मगर मेरे बड़े दोस्तों ने सीएसएस किया बेचारे। आधे वाल डिग पए सी पढ़ के। मैं क्या नहीं यार मैं लवा लांगा मैं टिकाने नहीं। मगर ल- उस टाइम का जो लॉ था और म्यूजिक हमारा स्पेशली जो म्यूजिक उस टाइम पे हमारा चल रहा था, एक तो फिल्म था जो कि मैडम की आवाज़ से ही डिफाइन होता था और पंजाबी एलिमेंट वहाँ था, मगर पॉप इंडस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट टाइप की ही एक चीज़ थी। आपके पास शेखी साहब थे, आपके पास क्या कहते हैं हसन जहांगीर वगैरह और इस तरह के लोग आ गए थे,
मगर पॉप इंडस्ट्री और वो प्रॉपर वो जो एक कह लें न्यू म्यूजिक उस वक्त तक डिफाइन नहीं हुआ था. इन कम्स दिस आवाज. फिर हुआ इनका जी, नाजिया ज़ुहैब. नाजिया ज़ुहैब. दोज वर द ट्रू पॉप आइकॉन्स. उसके बाद आ गए जुनैद जमशेद और वो. जी जी बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. और फिर एक जो माइलस्टोन आया हम्म. पॉप की हिस्ट्री में वो था म्यूजिक 89, इफ यू मे रिकॉल. जी जी, जहाँ जुनून सबसे पहली दफ़ा अली अज़मत वहाँ से रजिस्टर हुए थे. वहाँ आए, 2-4 और लोग आए, बड़े मज़े के आए, कई तो गायब हो गए उसके बाद ही नज़र आए, मगर ये लोग आइकॉन्स बने फिर बाद. हम्म. म्यूजिक 89 ने अच्छा उसमें था कुछ नहीं हालांकि, लेकिन उसमें एक पॉपुलर म्यूजिक चूँकि सामने आया तो उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से होता है कि एक जो कंजर्वेटिव ग्रुप था वो उसके सामने खड़ा होना शुरू, ये मुल्क में क्या बे हाँ. ये है, यूथ से एकदम आना शुरू हो गया. यूथ जो है वो गलत तरफ जा रही है. हालांकि दिल दिल पाकिस्तान था या इसी तरह की यारो यही दोस्ती है. यही दोस्ती है, लेकिन उसकी बीट में उनको रुहानियत नजर आती थी शायद. हम्म. इस तरह का एक हाँ, प्लस अब ज़िया के दौर से एकदम निकल के आ रहे हैं और एकदम लोगों के पास चैनल्स आ रहे हैं. एक दो प्राइवेट चैनल्स आए और ये सारा कुछ हुआ. जिस टाइम पे बिल्लो रिलीज हुआ था उस टाइम पे पंजाबी स्पेशली पंजाबी पॉप एग्जिस्ट नहीं करता था. आपके पास गुड लुकिंग मम्मी डैडी बर्गर अच्छे वाला, क्योंकि पॉप को हमेशा से उसके साथ ही एफिलिएट किया गया. इन कम्स दिस गाय जिसको कोई नहीं जानता और ये गाना आता है जो कि पूरा पंजाबी में है और उसके अंदर पंजाबी रैप भी हो रहा है. और वो किसी ने बताया नहीं कि बेटे ऐसे चलना नहीं, मतलब है तो की कर रहे हैं. सब ने ये कहा था मोस्टली लोगों ने. मुझे याद है मैंने एक दोस्त को ना सुना, हम लोग बैठ के सीएसएस की तैयारी करते थे, वहीद नाम था उसका, तो मैंने कहा वहीद मैंने एक गाना लिखा. बता, कराची से था. मैंने कहा साथ जाना बिलो दख भाई किन किन जाना बिलो टेढ़े गड़ाओ लड़ बढ़ाओ जन जन जाना बिलो न डन डन डन. और मैं उसको मुंह से देखा था, यूं सोच रहा था. मैंने कहा क्या 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 सोच रहे हो? कहता मैं सोच रहा हूँ यार तेरे अब्बू ने तेरे बारे में क्या क्या ख्वाब देखे हैं ना ऐसे. मैंने कहा क्या मतलब गाना नहीं तुझे? कहता नहीं यार गाने की बात नहीं यार, बड़ा यार तू तू सीरियस हो जा. हाय हाय. यार उन तुझे फोन करके नहीं किया बेटे मैं सीरियस हो गई. सीरियस हो जा यार, तेरे अब्बू ने तेरे बारे में बड़े ख्वाब मुझे मिलते हैं ना, वो बस तू छोड़ दे ये काम. कभी भी सोचता हूँ यार. वह घर वाले राजी थे जब ये गाना आने वाला था या अब्बू से चुप के ही बनाया था? अब्बू से तो चुप के, ऑफ कोर्स अब्बू ज़मीनों पे थे और वालिद साहब सिविल सर्वेंट थे, मगर बड़े ही ऑनेस्ट से सिंपल से. बैकग्राउंड हमारा नारोवाल से था और ज़रई वो दादा और वो सब के काश्तकार थे और ज़मींदार थे, तो ज़मीन के साथ खेती के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ था. लेकिन उनको शौक़ था दादा को बच्चे पढ़ाने का. उन्होंने 3 बेटों को भारत लॉ के लिए उस ज़माने में लंदन भेजा और वो सारा. वालिद साहब जो है वो बड़े ही चूँकि ऑनेस्ट आदमी थे इसलिए गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था. यानी कि उन ज़मानों में अयूब खान साहब ने कोई टीडीए शुरू किया था, थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे, उस वक्त 2-2 हज़ार का मुरब्बा मिलता था, उन्होंने काफ़ी सारे मुरब्बे ज़मीन ले ली और फिर आता जाता वहाँ से कुछ नहीं था, नहर भी थी वो सारे, मतलब वो फिर ज़मीन का ये फ़ायदा हुआ कि वो बेच के थोड़ा करके गुजारा होता रहा. किस टाइम पे उनको पता लगा कि मेरे पुत्र का गाना है? वो वहीं पे थे उन दिनों. तो जब वहीं पे उनको किसी ने बताया कि अबरार ने गाना गाया है बिल्लो दिकार, तो आई एम श्योर उनको उस वक्त बुरा लगा. वापस आए तो नाराज़ थे मुझसे. तो घर वालों ने कहा कि वैसे ही शुगल में कर दिया है थोड़े दिन के लिए, ऐसे पक्का थोड़ा ही वो गा रहा है सारा. तो शुरू में तो मेरा ये ख्याल था कि अपनी तस्वीर नहीं देता मैं. मेरा एक दोस्त था रेहान, कि वो ज़रा अच्छा गोरा चिट्टा सा उसकी तस्वीर दे देंगे, नाम अपना लिख देंगे, तो गाना गा देंगे, पता नहीं चलेगा. तो बड़े भाई थे कर्नल साहब, वो थोड़े ना ओपन माइंडेड और पागल हो गया, कुछ नहीं होता यार. मैंने कहा अब्बू को मैं समझा लूंगा. अब्बू से बड़ी गाना दिया किसको था आपने सबसे पहले? लिप्स रिकॉर्ड्स था, लिप्स पे किया था ना ये, और उसके बाद वीडियो किसने बनाई थी इसकी? एहसन रहीम, एक लड़का नया आया था. अच्छा इत्तेफाक के बाद हम दोनों उसी दिन आए,
ऐसे नहीं ABC में। हाँ और वड़ायत साहब वहाँ सामने बैठे थे, इजाज वड़ायत साहब। तो वो कहते हैं और राहील राव वहाँ पे मौजूद थे और कहते हैं, और मैं सुन रहा हूँ कि क्या हो रहा है, एहसन रहीम ऐसे करके हाथ करके रखे। तो वो कहते हैं अच्छा आप कहाँ पे? उन्होंने कहा जी मैं NCA में। अच्छा, तो आप चले मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, ये अबरार है, अबरार ने एक गाना बनाया, तो आप ज़रा बना के लाएं इसको, गाना बड़ा अच्छा ही है, लेट्स सी कि आप कैसा इसका वीडियो बनाते हैं। ठीक है जी राहिल भाई, मैं आपको बना दूँ। तो मैं मेरा तारुफ हुआ है एहसन रहीम, जो माशाल्लाह बहुत बड़े ऐसे मक्खा मक्का। तो जनाब वो फिर हम गए, लेकिन द गुड थिंग अबाउट हिम वाज, मैं जो भी आइडिया देता था ना, ही यूज्ड टू स्माइल, हाँ ठीक है करते हैं इस तरह, अभी भी ऐसी है ना। अभी भी ऐसी हैं। अच्छा वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बड़ा बिलीव करते। मैंने कहा ऐसा ना करें कि क्योंकि रूखा रूखा सा लग रहा है कि लाइन में लग रहे हैं सिर्फ, तो मैंने कहा मैं लाइन तोड़ के आता हूँ और फिर वो लोगों से मार वार खाएगी, पीछे जाएगा फिर वो ज़रा, पता नहीं आपको वीडियो याद है? हो जाए याद हिफ्ज़ किसी सामने तो सारे ने ऐसी वेग वेग के पागल हो गई सी। तो वो ना मैंने उनको आइडिया, उनका हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसी तरह से किया और वो एक चीज़ बन गई। फिर वो यक्का निकाल रहा है और वो मार रहा है, और वो जो लड़का उसमें बिल्लो का भाई बना हुआ है, वो मेरा दोस्त है, वो आजकल पता नहीं कहाँ होता है, पहले वो CSP ऑफिसर था पाकिस्तान में, अब वो खैर छोड़ के चला गया, जर्मनी में होता है। रेहान है, वो भी मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का ऑफिसर है, जो पुलिस वाला बना हुआ है। अच्छा ये हाँ अच्छा बस ये सारे जो हैं ये यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। हाँ हाँ एक HSN कॉलेज का कुलीग था मेरा, जो आजकल US में होता है। तो ऐसे लोग थे उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कार्ड्स लेके बैठे। मेरे अभी पिछले दिनों अली हैदर साहब से भी मुलाकात हुई थी। मैं कहा यार जिस तरह आपका गाना है ना पुरानी जीन्स और गिटार, तो जिस तरह वो बर्गर बच्चों का एंथम बना था ना, उस तरह बिल्लो के घर ना हर मिडिल क्लास लोअर क्लास बंदे का एंथम बन गया सी कि यार साडी जिंदगी तय हैगी। मुझे पहली दफ़ा जब उसमें गया कि शहर 44 लग गई, मैं कहा यार ए की मतलब, क्योंकि मैं बर्गर बच्चा था, मैं कहा 44 की होंगी, तो पहली दफ़ा मुझे पता लगा 44 होती है। तो वहां से मैं कहा वही अच्छा है तो मतलब दैट बिकेम, किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हो गया था कि यार बेड़े घर कहते कुछ और ही हो गया, क्योंकि बंदा कहता है यार अच्छा एक गाना करके मैं अपना चाह पूरा कर लेना है। वो गाना करने के बाद मैं HSN गया वापस छुट्टियों के बाद, तो बच्चों ने थोड़ा मुझे बिल्लो बिल्लो करके छेड़ा, तो मैं मुड़ के देखना था तो तितर बितर हो जाते थे। मैंने कहा की मजाक है, और तो क्लास में ना बड़ा स्ट्रिक्ट हाँ वो होना पड़ता। डिसिप्लिन वो सारा। खैर वो ठीक हो गए कुछ अरसे के बाद, लेकिन मुझे फील आहिस्ता आहिस्ता हुआ, मैंने कहा फिर मुझे लगा पहले कि गाना बैठ गया, अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि ये फिर से चलना शुरू हो गया है और बहुत तेज चल रहा है, जिस गाड़ी में जो पास से गुजर रही है उसमें ये लगा हुआ है, कमाल है। और मैं बैंक में गया तो बैंक बंद हो गया था, वो था ना बैंक बंद हो गया, अंदर वो कहता बस बंद हो गया, चल चल, ऐसे कर रहा होता। तो मैं यार, तो पीछे से किसी ने, मैनेजर ने देखा वो, इसने कहा ये वो अबरारुल हक है, उससे भागा भागा आया, उसने वो दरवाजा, जब बैंक का बंद दरवाजा खुला ना मेरे लिए भट्ट साहब, तो मुझे उस वक्त आइडिया हुआ, मैंने कहा गेम चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक उधर मुझे पता चला था, दूसरा यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी, UET में कोई कॉन्सर्ट था, उस वक्त तो मैं पैसे देके कॉन्सर्ट पे कोई नहीं बुलाता था, नया नया कान था, उन्होंने कहा वो नया लड़का आया उसको नहीं बुला रहा, उधर ऑलरेडी हमारा कोई दोस्त परफॉर्म कर रहा था उसमें। तो मैं एंटर हुआ ना, वो ऑल गर्ल्स कॉन्सर्ट था, मगर लड़के बाहर पहरा दे रहे थे, उनका शायद था कि सिर्फ गर्ल्स के लिए अंदर कोई और नहीं जाएगा सिवाय म्यूजिशियंस के। तो जब मैं उसमें एंटर हुआ हॉल में, किसी की नज़र पड़ी, वो पीछे मुड़ के देखा तो एक ना स्क्रीम की आवाज़ आई, फिर एक के बाद एवरीबॉडी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो मेरे लिए बहुत अजीब सा था, मेरी अजीब सी शक्ल होगी सुन के कि ये क्या हो रहा है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेज, तो मुझे फील हुआ कि द वर्ल्ड इज डिफरेंट। ओ नहीं, यू बिकेम हाउस होल्ड नेम लाइक एनीथिंग, और ऊपर से फिर हिट टू बैक, मतलब वो नहीं होता कि एक वो जो तेज भंगड़ा जो बाद में मतलब सुखबीर ने भी किया और वो सारा कुछ के तेज टेम्पो डंक तक तक डंक तक तक, दैट बिकेम योर सिग्नेचर। और फिर इंडिया ने उसको ये देखे ना, वो फॉलो कर लिया, अभी तक नहीं छोड़ रहे। चले गया जट चढ़े कचारी वाली जो एक फील है, वो उस पे जट पे उन्होंने जितने गाने, और उसके बाद नक्शी के ऊपर जितने गाने, आप दिलजीत को देख लें, आप AP डिलन वगैरह, ये जितना भी है, ये जितना अब ग्लोरीफाई पंजाबी म्यूजिक अब हो रहा है, ये पिछले 10 सालों में आपको नहीं नजर आया। एकदम वही
आइडियोलॉजी, वही सारा जो पंजाब कल्चर है, वो हम लोगों ने इतना नहीं प्रिजर्व किया जितना वो अब कर रहे हैं इस चीज़ को, ऐसे ही और और उसको उसको याद प्रमोट है कर रहे हैं। आपको उनके गाने बड़े मेलो से होते थे। मार छड़ पापड़ विच आजा, ज़रा मेलो सा था। यानी उसमें वो डुज़ा डुज़ और वो नहीं होता था जो हमारे कॉन्सर्ट में जो एनर्जी होती थी, वो नहीं था। या साडी रेल गड्डी आई 12 हो जा सोहणिए, मतलब क्यूट से गाने होते थे। हाँ, उसमें ये नहीं था कि ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ जज ਕੋਲੋਂ फैसला कचहरी आपे ला दी जट ने ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ना जज। अब इसको जज, फैसला, कचहरी, कुवाड़ी, लाठी, ये वो सारा कलाशनकोफा और फिर बड़े मोड़े ने गैंगस्टर ट्राली हो में गया छिपा के अब तो थोड़ा पंजाबी, गैंगस्टर टाइप। हाँ, मगर अब तो हार्डकोर गैंगस्टर हो गए होते हैं कि मैं मतलब बंदूक फाड़ के तेन गोली मार देनी, और ये वो सारा। लेकिन ये गाने की हद तक की मेरे ख्याल ठीक होनी चाहिए। अब जहाँ हम बात करते हैं कि हर यिंग का यांग होता है, ठीक है जी, और हर सीजर की क्लियोपेट्रा होती है, और इस तरह ये मतलब आपको पता है जोड़ी चलती है हर मेरा ख्याल है कंपटीशन जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। आपका कंपटीशन जवाब के साथ हमेशा से रहा है, और लोगों ने बड़ा उस चीज़ को कैश इन भी किया, लोगों ने एक्सप्लॉइट भी किया। आप लोगों की बड़ी मतलब पब्लिक राइवलरी भी रही है इस चीज़ के अंदर। अब मेरी बात हो रही थी रफाकत साहब से, उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि यार वो दो में बड़े लड़ते सी, मैं उन्होंने नाल टूर भी किया है मगर हमेशा लड़ते सी। एक हेल्दी कंपटीशन तो चलो समझ आती है, मगर वो उस हद तक चला जाए कि यार मार कुटाइयाँ भी हो जाती हैं, तो क्या कहते हैं, एक दूसरे से बात ना करने तक आप पहुंच जाते हैं। आपको लगा है कि कभी उस राइवलरी से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो? या उस राइवलरी से कि कभी हाँ यार हूँ ज़रा बस कर देनी चाहिए? अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मेरी तरफ से कभी कोई राइवलरी नहीं रही। आप नोट करें ना कि जितने भी बयानात आए मेरे भाई की तरफ से आए, हुँ, मेरी तरफ से कोई नहीं आया। हत्तुल विसा कोशिश की गई कि इसका जवाब ही ना दूं। जो भी पब्लिक इवेंट्स होते हैं, किसी की स्टेटमेंट हिट हो जाती है, उसके ऊपर किसी का कोई काम पे तनकीद होती है, हुँ, कौन करता रहा? आप अगर देखें ना तो ये दोनों की राइवलरी कहना या दोनों के दरमियान कंपटीशन कहना वर्ड मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है कि कोई एक मेरी स्टेटमेंट दिखा दे जिसमें मैंने उसके खिलाफ बोला हो, अनलेस कि जो होता है ना प्रोवोक बहुत ही ज़्यादा किसी को मुंह पे बैठ के हाँ, कोई ऐसी बात कर दे जिसका जवाब देना फिर बहुत ही ज़रूरी हो जाए। और जब अगले बंदे का मकसद ही सिर्फ आपके पोजीशन करना हो तो फिर आपको बाज़ का जवाब देना पड़ जाता है। लेकिन वो कभी भी ना कोई कंपटीशन था, ना कुछ था। हाँ, अलबत्ता मैंने हमेशा कोशिश की कि उसको किस तरह से अगर उसके दिल में कुछ ऐसा है तो उसको मना लूँ, उसको प्यार से उसको कर लूँ। लेकिन मैं जब ये भी करता था तो वो कहता था कि मुनाफ़िक है। फिर कई दफ़ा मैंने सोचना, मैंने कहा यार इब्रारुल हक तुम वाक़ई मुनाफ़िक तो नहीं हो? चेक करो अपने आप को। तो मैं सोचता था, मैंने कहा मैंने उससे ये कहा, मेरी नीयत कैसी थी? मेरी नीयत तो बिल्कुल सही थी। नहीं यार, मुनाफ़िक नहीं। फिर क्यों गया? इसको पता नहीं चला। मैं सुबह शुरू-शुरू में समझता था इसको पता नहीं चलता। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की उसको। मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा जवाद तेरी मेरी दुश्मनी बड़ी हिट है यार, इसके ऊपर गाना बनाते हैं। ये कहा था आपने? हाँ ना। कहता क्या गाना बनाते हो? मैंने कहा गाना ये होगा कि एक छोटी-सी ऐसे खुलेगा कि एक छोटी-सी बच्ची एक ऑटोग्राफ बुक लेके आई है। तू भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ। तुमने भी पकड़ लिया, मैंने भी पकड़ लिया। उधर से खींची है वो बुक फट गई है और वो बच्ची रोने लग गई। यहाँ से गाना शुरू हो। उसके बाद तू मेरी वो नॉब्स निकाल रहा है उसमें से ना, मतलब कॉन्सर्ट्स के, और मैं तेरी टाँग खींच रहा हूँ किसी तरीके से वो, और ये बड़ा लोगों को ना अट्रैक्ट करेगा। हाँ, अच्छा, मैंने कहा फिर एंड पे ये होगा कि हम दोनों जहाज़ में जा रहे होंगे और मुँह उधर किया हुआ तूने, मैंने उधर किया, तो सामने से वो एकदम से टेररिस्ट्स आएँगे और जहाज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो हम दोनों मिलके उनके साथ लड़ेंगे और जहाज़ को वापस उनसे ले लेंगे हुँ, और फिर उसको लैंड करा के हम पाकिस्तानी फ्लैग को बुलंद करेंगे। अच्छा, वाह, वाह! अब मुझे बताओ ये बुरा आइडिया था? उन्होंने क्या कहा? ना पूछो। हर बंदा शायद अपने ज़हन के मुताबिक वो कुछ नहीं कहता। लेकिन सोचो कि वो अगर कोई दुश्मन समझ भी रहा है क्योंकि मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, ना, तो उसके लिए भी एक एंटरटेनमेंट बन जानी थी वो, कि यार बड़ा मज़ा। और एंड पे हमने पाकिस्तान को मैसेज देना था कि फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री वी स्टैंड यूनाइटेड है। हुँ,
लेकिन सोचो नफरत में कोई बंदा इतना आगे निकल जाए कि वो चैरिटी के वर्क को बुरा करना समझना शुरू कर। पहले चैरिटी कोशिश की कि वो करे, उससे नहीं हुई, फिर उसने कहा ये काम ही बुरा है। हाँ, क्योंकि आप पहले आ गए थे, फिर अब उन्होंने भी मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा। अब मुझे लगता है कि मतलब वो वाला जो आप लोगों का दौर था, बोथ ऑफ यू, मतलब जितना आपको एकदम फेम मिला और जितना आपने किया, उनको भी लाइमलाइट मिली और उस तरह उन्होंने उनके भी एल्बम और हिट वगैरह होने शुरू। बट इट वाज सैड टू सी कि यार दो आइकॉनिक सिंगर्स आपके हैं, दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर एट ऑल। गाना गा रहा था और उसने मुझे बुलाया स्टेज पे कि मेरे साथ मिलके ये गाना गा, उसका गाना कराची में। मैंने कहा वेलकम, मैंने उसके साथ मिलकर गाना गा दिया स्टेज पे। उसने बाद में कहते हैं देखा मैंने इसको कितना बेवकूफ़ बनाया, तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अच्छा यार, यानी जब भी मेरी तरफ से कोई ऐसा मैसेज गया, कोई ऐसा मौका उसने कभी जाने नहीं दिया कि जब मेरी वो ऐसा मेरे खिलाफ। अब पिछले दिनों इस बेचारे का वो सीन हुआ जो बड़े लोग मेरे से आपकी क्या राय है, मैंने कहा मेरी कोई राय नहीं है, थैंक यू वेरी मच। ये जो बिजली शिजली का, हाँ, सही किया आपने, मतलब आपने, मैंने हाँ। कहा मेरी कोई राय नहीं है, मेरे और उसमें मेरे भाई में बड़ा फ़र्क है, तो अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे। अगर कुछ ऐसा हुआ भी है, आई एम नॉट सेइंग अ वर्ड अबाउट, ठीक है ना? थोड़ा सा इंसान को कभी वज़ादारी दिखानी और थोड़ा सा सब्र, अल्लाह ने जितनी इज्जत बट साहब किसी को देनी है, कोई माई का लाल नहीं ले सकता, बेशक। और अगर नहीं देनी कोई दिला नहीं सकता। इतनी सी बातें समझ लें हम। और वो मेरा भाई का था, ये अल्लाह का नाम क्यों लेता है, गुनाहगार है। भाई गुनाहगार अल्लाह का नाम नहीं ले सकता, नबी का नाम ले अल्लाह माफ़ करे, हम नहीं ले सकते कि गाने इस तरह गाए बिल्लो दे घर, हाँ यार गाया है, लेकिन अब हम अल्लाह का नाम ना लें क्योंकि मैंने नाच पंजाबन गाया था और मैं अगर मैं अल्लाह का नाम लूँगा मैं मुनाफिक हूँगा। ये तो नहीं ना होना चाहिए यार। हम गुनाहगार हो सकते हैं, गुनाहगारों को तो ज़्यादा लेना चाहिए अल्लाह का नाम, और कोशिश करें अल्लाह माफ़ कर दे हमें, हो सकता है हमसे बड़े गुनाह सरज़द हुए हों। तो इसलिए थोड़ा-सा बुनियादी उसमें ये मुनाफ़िक़त नहीं है यार। जैसे हम हैं ना अंदर से वैसे बाहर। ऐसा बड़ा बंदा कंफर्टेबल होता है, जो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता, जो कंफर्टेबल होके चलना चाहता है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुमसे तोड़े उसे जोड़ने की कोशिश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और मैंने इस बड़ी नीयत के साथ और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं मक्का शरीफ जाता हूँ, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, पता है आपको? ये सोच भी नहीं सकता होगा कभी। मैं इसकी ज़हनी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ, मैं इसकी औलाद के लिए भी दुआ करता रहा हूँ, और अल्लाह ताला अभी भी मेरी दुआ है कि इसको इतना खुश करे, इतना इसका दिल ठंडा हो जिसका कि इसको कोई बुरा ना लगे। एग्रेशन, गुस्सा, ये जितने लोग इस तरह के हैं, बट साहब नफ़रत की वजह जायज़ ही क्यों ना हो, वो अपने चेहरे पे नज़र आती है। उससे आप अपने आप को ख़राब कर लेते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग तो अल्लाह माफ़ करे हसद के उसमें आ जाता है ना, या कोई इस टाइप की चीज़, तो उसका नुकसान किसको, आप मुझे बताएँ? लोग मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, लोग इन्हें पता नहीं है। हाँ, सो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। एक तो अल्लाह ताला इज़्ज़तें शर्में महफूज़ रखे हम सबकी, हाँ। आमीन सुम्मा आमीन, और सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक दा। हम में से परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। कौन है परफेक्ट इधर सिवाय अंबिया कराम की ज़ात के? तो बहरहाल मेरी तरफ से पहले भी मोहब्बत का पैगाम था, आज भी है, हमेशा रहेगा, और मैं समझता हूँ ये बंदा बड़ा कंफर्टेबल रहता है। भाई जहाँ बात करते हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो हर हर करियर में आते हैं, आपको लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई आपका मेंटोर रहा है जिसने हमेशा आपको सही गाइड किया हो, जिसको आप लुक अप करते हैं कि हाँ यार इस बंदे ने मुझे वाकई मेंटोरशिप दी है? बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपने किया है। मेरे ना जो बहन भाई हैं, जो फैमिली के बच्चे हैं, भतीजे भतीजियाँ, मेंटर कहना चाहिए या उनको लेबॉर्ट्रीज कहना चाहिए, हम्म। मैं जो भी नई चीज़ तख्लीक करता था और करता हूँ, मैं इनसे कंसल्ट करता हूँ। ये उसी वक्त बता देते हैं कि ये हिट है हम्म। और ये फारिग है। ऐसे सुनवइये हैं ये कि और फिर आपको पता है बच्चे तो बिल्कुल ही हाँ, ब्लंट होते हैं। ब्लंट होते हैं। हाँ। चाचू ये नहीं, दूसरा दूसरा। जो बहन भाई है वो थोड़ा सा अच्छा है, नहीं नहीं अच्छा है, बस समझ लो फारिग है। देखो इस तरह कह रहा हूँ, कैसा है ये गाना जो मैंने बनाया, नहीं नहीं अच्छा है,
इसका मतलब अच्छा नहीं है, हम्म, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसको अबेंडन कर दो। तो ये इस तरह के लोगों से मैं मशवरा लेता हूँ और गाना बनाऊँ। आपको लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री में आपने कोई दोस्त बनाए? ताकि मेरा मैं बिज़ी इतना रहा हूँ ऑनेस्टली, और बाकी लोग भी इतने बिज़ी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग मिलते नहीं रहे। हम्म, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई दोस्त नहीं है। फ़ाखिर बहुत अच्छी नीयत का है, सज्जाद अली बहुत अच्छी नीयत का है, अली बहुत अच्छी नीयत का है। अली में 3 अली कवर हो जाते हैं। और अली, अजमत अली, हैदर ते अली, अली हैदर भी, अली जफर। ज़फ़र भी, सारे सारे अच्छे हैं। बड़े मेरी बहुत ज़्यादा किसी के साथ भी ऑनेस्टली अजीब बात है कि शो बिज़नेस के लोगों में से ही बहुत कम लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा रही है। उसकी वजह शायद ये हॉस्पिटल, इस तरह के कामों में इतना बिज़ी होना है, टूर्स होना है, और सिर्फ मैं ही तो नहीं, ये लोग भी तो बहुत बिज़ी होते हैं, इसलिए मुलाकात ही कहाँ होती है हमारी। शोज़ वोज़ पे कभी मुलाकात नहीं, मुझे लगता है कि एफर्ट तो करना चाहिए। अगर आप मतलब ऑब्वियस बात है, हर एक का स्केड्यूल होता है ना ऑल दैट, मगर आप अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं कि हाँ यार मैं इसे अच्छी बना के रखूँ और वो सारा कुछ। और बात आपकी भी बजाय कि भाई इतना जब आप ट्रैवल करते हैं और आप स्पेशली वो एक जो दौर था कि जब लाहौर में हर हफ्ते 5 कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे, 6 कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे, तो कॉन्सर्ट पे बैक स्टेज मिलना ही मिलना होता था आपको, तो आप बैठ जाते थे, गपशप वगैरह मारते थे। अब वो एकदम ख़त्म हो गया लाहौर की। मैं समझता हूँ लाहौर बेचारा फीका हो गया, पंजाब फीका हो गया, शोज़ ख़त्म हो गए, फंक्शंस ख़त्म हो गए, उन शादी ब्याह या कॉर्पोरेट का कोई आता है शो तो आ गया। अच्छा, आई एग्री विद यू। आपने नोट किया होगा हमारे ज़माने में जितनी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज़ थी, वो हम पे इन्वेस्ट करते थे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिस्ट्स पे, ठीक है? हाँ, अभी वो प्लेयर्स पे कर रहे होते हैं, वो मॉडल्स पे कर रहे होते हैं। क्यों? वो मार्केट में सर्वे कंडक्ट कराते हैं कि किसकी वैल्यू इस वक़्त कहाँ है। हुँ, प्लेयर्स पे करते हैं या और सेलिब्रिटीज़ पे। तो इसलिए कि उस वक़्त बड़े हैपनिंग किस्म के कॉन्सर्ट्स होते थे, लाख-लाख बंदा आ जाता था, हाँ, और वो लोगों के लिए बड़ी अहमियत होती थी उनको देखना, इसलिए उनको देखकर वो, ज़ाहिर है, उन वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचते थे, इन्फ्लुएंसर्स थे वो बड़े। अब वो नहीं है, और ये एक मुझे लगता है कि एक फैमिन ऑफ क्रिएटिविटी के दौर से हम गुज़र रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, कि जितने भी सुपर हिट गाने आ रहे हैं वो बॉलीवुड के ही आ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। यहाँ से नहीं आ रहे, और उसकी एक बड़ी वजह इंडस्ट्री का कमज़ोर होना है। मुझे लगता है कि अगर उसमें लिखने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, वो क्यों लिखेगा? वो आपका तो आपका गाना भी मतलब इंडिया वालों ने तो बड़े कॉपी वगैरह भी हाँ मारे जी, थे, आपने वो केस वगैरह भी किया था, उसका क्या बना वैसे? चल रहा है। अभी तो चल रहा है? हाँ, चल रहा है। मैं वो बात करने लगा था, देखिए मेरे जैसी एग्ज़ाम्पल हो गई, चलो मैंने तो अपने गाने खुद लिखता हूँ, बनाया सर। आतिफ़ इंडिया गया, गाना कोई और बना रहा है, कंपोज़ कोई और कर, हुँ, उसका सिर्फ़ गला यूज़ हो रहा है। हाँ, तो वो बड़ा होता गया, होता गया, होता क्यों? पूरी इंडस्ट्री है पीछे बैकअप करने के लिए। क्या हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के लिए वो इंडस्ट्री है पीछे बैकअप करने? नहीं, नहीं है। सो इसलिए जैसे ही वो इंडिया कट ऑफ हुआ, वो लाइफ़लाइन कटी, ग्राफ उनका नीचे आना, नुसरत साहब के जो भतीजे हैं, क्या नाम है उनका? राहत, राहत से। उनका भी ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ। वो नए गाने नहीं आ रहे, तो नए गाने के लिए वापस शायद उधर देख रहे होंगे। तो हमारे कंपोज़र्स कहाँ हैं? मेरा सवाल है, हमारे शायर कहाँ हैं? हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं? तो सिंगर अकेला कब तक और कितनी मेहनत कर लेगा? आई थिंक अब सारा जो म्यूज़िक है अपार्ट फ्रॉम जो कोक स्टूडियो साल में निकालता है, सारा म्यूज़िक तो ओएसटी में चला गया, ड्रामा की ओएसटीज़ में, और जितने भी बड़े-बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं वो अब सारे ड्रामों के लिए ही काम कर रहे हैं। अब तो होता है कि जी ड्रामे का ओएसटी हिट होगा तो आपका गाना हिट होगा, वरना तो नहीं आपको उस तरह आ रहा। गाना अगर अच्छा हो ना भाई साहब, मेरा मानना है कि वो कोक स्टूडियो में है या नहीं है, वो हिट हो जाएगा। अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा अच्छा गाना है वो, हुँ, तो आपने यूट्यूब पे चढ़ा दिया है या वैसे ही किसी को व्हाट्सएप कर दिया, तो वो सुपर हिट है। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू रीच हुँ। एवरीबॉडी, और वो वायरल हो जाए। उसमें कंटेंट में अगर पावर मौजूद है तो। लेकिन वो क्रिएटिविटी के साथ आएगी ना, वो नहीं नज़र आ रही हमें। हाँ, वो आप वाली बात क्या है, वो कंपोज़र्स ही नहीं है, अब आपका वो राइटर्स ही नहीं है जो ये लिखेंगे एंड ऑल दैट। मैडम के ज़माने में मैडम ने खुद तो नहीं सारे कंपोज़ किए गाने। सो राइटर्स थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स रशीद थे, अत्रे सारा कर रहे कुछ है। हैं, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। आजकल ये जितने भी नौजवान पाकिस्तान में हिट हो रहे हैं,
थोड़े बहुत बेचारे अपनी एफर्ट्स भी हम्म। हो रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडस्ट्री बनानी चाहिए। सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि ये टूल अगर आपके पास होता आप लोगों के दौर में, जो अब सोशल मीडिया का बूम आ गया, ये सारा कुछ हो गया, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता। हम्म। अभी तो जो जितने भी चोर हैं एक तरह से मार्केट में हमारे गाने काबिज करके बैठे हुए हैं, और ना उन्होंने उन गानों के राइट्स, हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम वापस हासिल कर सके। उस वक्त होता तो हम काफ़ी हाँ, अभी बैठे होते आराम से, रॉयल्टीज तो यूट्यूब्स आरीज। एग्जैक्टली। अब मेरा जो वैसे एल्बम बिका, मेरा हिस्ट्री में सबसे महंगा एल्बम मेरा, जो, और मेरा ख्याल है वो आखिरी एल्बम था जो ऐसे जो शॉप्स में जिस तरह वो बिकता था, सीडीज़ और कैसेट्स की उसमें, वो था जो इन्होंने फायर रिकॉर्ड्स ने प्रमोट किया। हाँ हाँ, यजदानी साहब मेरे ख्याल। यजदानी साहब, हाँ, यजदानी साहब। परवीन वाला, नमकीन वाला, हाँ हाँ हाँ। वो तो वो था जो 3 करोड़ का एल्बम, मतलब हिस्ट्री में इतना महंगा एल्बम नहीं बिका होगा कभी किसी का। लेकिन चूंकि उनको एक ट्रायंगल था, उधर से एक फ़ोन बनाने वाला इदारा था, एक जियो टीवी था, एक मैं था, वैसा कॉन्ट्रैक्ट था कि वो उन्होंने अपने पैसे भी पूरे कर लिए। और फिर बिल्लो दे घर तो बेशुमार मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बिकी हैं। वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं थे, वो कॉपीज़ थी। मगर वो सारे गानों की राइट्स आपके पास नहीं है? नहीं, और उनके पास उन्होंने सारे जाली डॉक्यूमेंट्स बना के तो रखे हुए हैं अपने पास। तो ज़ाहिर है वो जैसे कोर्ट में वो साबित होगा तो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह राइट्स। चलो अल्लाह खैर करे। नए लॉट में से कितने मतलब किसको देख रहे हैं हम? मतलब अब तो नए बच्चे, बड़े एक नई पौध आ गई है इसमें, रैप एकदम इन हो चुका हुआ है सारा कुछ इन ऑल दैट, और पंजाबी रैप से दो मूसेवाला की वजह से भी पंजाबी रैप को बहुत हवा मिली है। तो नए नए लॉट में से किसको देख रहे हैं? अच्छा, टैलेंट तो बहुत लोगों में है, जैसे रैप गाने का अंदाज़ और लिखने का भी कमाल, अ, वो तो बहुत सारे लोगों में है, मुझे नाम भी उनके याद नहीं है ऑनेस्टली। लेकिन कोई एक होता है ना, जैसे एक में मल्टीपल टैलेंट, ये होता हाँ। है कि कोई कंपोज़र भी है, अरेंज भी कर रहा है, और वो सारा प्रोड्यूसर भी खुद है और वो कर रहा है, वो नहीं मुझे अभी तक कोई इतना बड़ा नज़र आया। हम्म। हाँ, अलबत्ता कोक स्टूडियो में से जो कुछ लोग निकल कर आए हैं, वो अच्छा कर रहे हैं काम। आई थिंक वो आप वाली बात है कि अभी कोक स्टूडियो जब जाता है ना, उसके बाद फिर उनका काम नहीं नजर आता। या तो होता है ना कि आप लोगों के दौर में भी आप लोगों का गाने आ रहे थे और ये वो दिस एंड दैट, उन गानों की वजह से इस तरह के प्रोग्राम्स आपको बुलाते हैं। तो प्रोग्राम इस तरह नहीं होना चाहिए कि भाई ये प्रोग्राम में नजर आओ वरना नहीं नजर आओ। वरना नहीं नज़र आओ। और देखो उसमें ना करते हुए आपको जितने भी मोस्टली लोग हैं इस वक्त, वो सारे कोक स्टूडियो की पैदावार हैं। हम्म। क्यों? उसकी बड़ी वजह ये है कि कोई नॉर्मल सा गाना भी होगा, वो उसको इतना बजाएंगे कि वो सुना ही देंगे एक बार सबको वो, और वो अच्छा लगने लग जाएगा फिर। ये तो होता है। जहाँ आप चैरिटी काम भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, सिंगर भी हैं, टीचर भी रह चुके हैं, सब कुछ रोल्स वगैरह किए, कौन से रोल में आप सबसे अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फिट करते हैं? चैरिटी मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सुकून बहुत है। मुझे लगता है इसका इंशाल्लाह ज़रूर दुनिया के बाद भी हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यार नज़र आता है ना सामने। हालांकि पॉलिटिक्स में आके आपको पता है इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। यानी आप सोचो, मैं ये सोच रहा था कि हम कहते हैं ना $1 बिलियन पाकिस्तान वहाँ से ले रहा है, $2 बिलियन वहाँ से कभी आ जाए ना। आपको पता है एक एक डिपार्टमेंट में इतना पोटेंशियल है कि 2-2 4-4 बिलियन सालाना आप वहाँ से ला सकते हैं दूसरे मुल्कों से। हम्म। आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लें, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर इनकी सीट्स डबल कर दें ना, तो आप $2 बिलियन हर साल पाकिस्तान में लेकर आएंगे। $2 बिलियन थोड़ी रकम नहीं होती। क्या करना है? सिर्फ पॉलिसी चेंज करनी है। और ये ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे जो कहीं हो नहीं आ रहा। ये इंडिया में भी हो रहा है, ये अज़रबैजान में भी हो रहा है, ये चाइना में भी हो रहा है। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारा सरमाया बाहर ले जाते हैं। इन दैट केस वो लोग इधर आएंगे पढ़ने के लिए और डॉलर्स में अपने पैसे लेकर आएंगे। लेकिन हमारे लोग सो रहे हैं इस पे, माजरत के साथ, कि वो इस तरह के इकदाम नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, आप करेंगे नहीं, हमने स्टैंडर्ड हमारा ठीक नहीं रहता, कोई बात नहीं। तो फिर आप उनको वापस क्यों जब वो बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, आप उनको डॉक्टर इनरोल कर लेते हैं। हाँ। फिर आप ना करें उनको, क्योंकि वो तो उस क्लास में पढ़ के आए जहाँ पे 150 बच्चे की क्लास होती है, यहाँ पे 75 आप कहते हैं रखने। तो आप एक पेन की मूवमेंट से, जिसमें आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, कोई पैसा नहीं खर्चना, सिर्फ पॉलिसी चेंज करनी, $2 अरब बाहर से आ रहा है।
तो आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 100 डिपार्टमेंट है आपके पास, तो कितने 100 अरब डॉलर आप बाहर से ला सकते हैं? इट इज़ मैटर ऑफ पॉलिसी, और ये आप हुकूमत में आगे कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग जो स्टिंकिंगली पेट्रियाटिक होते हैं ना, उनकी नज़र होती है हर चीज़ पे, यार अगर ये हो जाए ना तो पाकिस्तान में ये आ जाएगा, ये हो जाए जो, तो लेकिन वो फिर क्या क्या करें? वो नहीं कर सकते। हम अपने तौर पे जितना कर सकते हैं हम करेंगे। और मैंने अब ये सोचा है कि कोई बात नहीं, हम सहारा के प्लेटफॉर्म को लेके आगे चलेंगे। हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज 1.5 अरब रुपया कमाता है साल का मेडिकल कॉलेज, और अगर 150 सीट्स हो तो 2 अरब से भी ऊपर चला जाता है। उससे आप एक हॉस्पिटल फ्री चला सकते हैं और एक नया हॉस्पिटल बना सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें, अगर अल्लाह 20 से 25 साल लंबी ज़िंदगी देता है तो पूरे पाकिस्तान में आप हेल्थ सर्विस डिलीवरी को फ्री कर सकते हैं, क्योंकि आप नर्सिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो दुनिया में भेज रहे हैं, और वो वहाँ जाके पैसे भेज रही है। क्या भेज रही है? डॉलर्स भेज रही हैं। और इसी तरह से आप हॉस्पिटल को फ्री चला रहे हैं, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। सो आप गवर्नमेंट की फैसिलिटी को एक साइड पे कर दें, सहारा के प्लेटफॉर्म से अगले 25 साल में, 25 साल तो लगेंगे क्योंकि इतना टाइम को मल्टीप्लाई करते हुए टाइम लगेगा। आप इतना मुस्तहकम कर दें हेल्थ का निज़ाम कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ना मरे उसकी हेल्थ सर्विस डिलीवरी ना होने की वजह से। ये सिर्फ एक एनजीओ कर सकती है, बट 25 ईयर्स आर रिक्वायर्ड। सहारा को भी सबसे बड़ी हर्डल क्या पेश आ रही है? वी स्ट्राइविंग, अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग वेल। अभी तो एक्नॉलेजमेंट भी मिलना शुरू हो गया हर जगह। अब हमारे जो 150 सीट्स पे जा रहा है, तो हमारी पीएमडीसी के लोगों ने भी उसको देखा। उन्होंने कहा अगर हमारे बस में हो ना, हम इसको फर्स्ट करें पूरे पाकिस्तान में। ऐसा है आपका। मैं तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया। हम बाय द बुक चलने वाले लोग हैं, तो अच्छा जा रहा है। अभी कैंसर हॉस्पिटल बन गया है, 600 बेड्स का हॉस्पिटल है, 65 लाख लोगों का इलाज कर चुका है। 23 साल पहले ये बना था। यानी जो बच्चे वहाँ से पैदा हुए थे और वो 1 किलोग्राम से कम वजन के थे, वो कभी ना बचते अगर हमारा हॉस्पिटल ना होता, वेंटिलेटर्स ना होते। नारोवाल की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी ना भट्ट साहब, तो मुअर्रिख 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। एक सहारा से पहले वाला तारीख नारोवाल, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ पे कोई एक बड़ी बिल्डिंग भी नहीं थी, कोई हॉस्पिटल नहीं था, सांप ने डसा बंदा मर गया, हार्ट अटैक हुआ बंदा फौत हो गया, फायर लगा बंदा लाहौर ले जाओ, नहीं लेके जाना, इधर ही मुंह देख लेने दो बस। उसके एक सहारा के बाद वाला नारोवाल, वो रोशनियों वाला नारोवाल है, वो तालीम वाला नारोवाल है, वो इलाज वाला नारोवाल है। सोचें ज़रा, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करके इसको एक्सपैंड करते चले जाएं इंशाल्लाह, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। ये अल्लाह करे कि हमें मौका मिले। तो ख्वाब बहुत है, और दूसरी बात है सिर्फ ख्वाब नहीं, इम्प्लीमेंट करने के लिए ना आपको पता हो कि टीम किस तरह मैनेज करनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काम कर रही है। हमारे पास प्रोफेसर्स हैं जो 5-5 लाख रुपया सैलरीज देते हैं, 10 करोड़ हम महीने का सैलरीज देते हैं। मैंने तो अबरारुल हक में कभी नहीं सोचा था। मेरी अपनी 50,000 नहीं, उस वक्त 10,000 तनख्वाह थी। सोचो ज़रा, जब मैंने शुरू किया था। सो लेकिन स्काई इज़ द लिमिट। जब आप दुआ करके, और माँ की दुआ आपके साथ हो, और आप दिल में आपकी मोहब्बत हो अल्लाह की, अवाम की, तो अल्लाह मंजिलें आसान करता है। लेकिन इधर हुक्मरानों का अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उधर पहुंचने तक दौड़ है। मैं पहुंच जावा, मैं वजीर आजम या मैं वजीर आला बन जाऊं, बस प्लानिंग कोई नहीं है, काम करने की तड़प कोई नहीं है। वो अल्लाह करे वो अता हो। लंदन में एक वाकया हुआ था। हाँ जी। लंदन में काफ़ी वाकये हुए हैं आपके। लंदन ये मैं जो अब लंदन का वाकया तो एक ही मेरे ध्यान में आता है। आपने जो वो एक ही था वो, बाकी वाकये तो कैमरे पे नहीं थे वो। एक ही कैमरे वाला बड़ा वाकया। आपने ज़रूरी सवाल था। हाँ, तो वो आपकी ज़ुबानी में सुनना चाह रहा हूँ। हकीकत उसकी ये है कि जी पीटीआई के लड़कों ने सहाफ़ियों को मारा, नून लीग के, और सहाफ़ियों ने खबर चलाई कि बरार लगनू बड़ी मार पई। हाँ, वन लाइनर ये था। वन लाइनर। और फिर मैंने उन सहाफ़ियों को पकड़ के ना उनसे रिकॉर्ड भी कर, मतलब एक कैमरा रख के साइड पे उनको रिकॉर्ड भी मैंने कर लिया कि बाबा इतना ज़रूरत काम आएगा। हुआ ये था जी, मैं कॉन्सर्ट करने के लिए गया, और बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हुआ। हमने फंड रेजिंग की, तो मेरे, चूँकि हमें थ्रू आउट जितने लोगों को वहाँ पे जो दोस्त थे उनको पीटीआई में लाने वाला भी मैं था। हाँ। हारून वगैरह, ये जो सारे जो बड़े-बड़े लोग थे, वो साथ ही थे। उन्होंने मुझे कहा कि सहाफ़ी प्लान करके बैठे हुए हैं कि उन्होंने ना अंडे मारने हैं और फिर खबर चलानी है, तो तुमने ना इंटरव्यू नहीं देना। तो पहले मैं मान गया, मैं कहा यार कोई बात नहीं, नहीं देता। हाँ, ठीक है। जब शो ख़त्म हुआ, हम वहाँ से निकले, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि इन्होंने ना कुछ
वो नीग्रोज नहीं होते, वो भी बुक किए हुए हैं कि वो भी कोई लड़ाई करने के लिए आएंगे और सारा। नॉर्मली वहाँ बॉडी गार्ड्स हाँ, होते हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि इतने सारे लड़के थे, वो पीटीआई वाले सारे, तो वो साथ थे। तो उसमें से जब मैं वहां से निकल रहा था तो एक वो कहता है इंटरव्यू नहीं देना। मैंने कहा रे बात सुन, आने दे, कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा। मुझे पता था ये लोग शरारती हैं, कोई ना कोई खबर चलाएंगे। मैंने कहा आ जाओ यार आ जाओ। वो सहाफ़ी जरा गट करके आ गया है। जैसे ही आ गया है ना, तो हारून ने ना उसको जिस तरह सर नहीं मारते पेट में, हाँ, उसने मार दिया उसके पेट में सर। मैंने कहा नहीं देना इंटरव्यू, उठा। अब मैं हारून को कह रहा हूँ, हारून सबर करना, पीछे हट, पीछे हट। उसको कह रहा हूँ हारून को। हारून आपका मैनेजर? हारून हमारा पीटीआई का लड़का है। अच्छा, पीटीआई वाला लड़का। हाँ, ठीक है, ठीक। वो कह रहा है मैंने नहीं देने देना इंटरव्यू इनको, क्योंकि सहाफ़ी जो थे नून लीग के बैक्ड सहाफ़ी थे, जिन्होंने प्री प्लान किया हुआ था कि खबर चलानी है। बिल्कुल। अब वो मारा है इन्होंने, और वो सब सारे कैमरे एक्टिव हो गई। मैं क्या बस लग गई खबर। अच्छा, उसके बाद हम जा गाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा यार तुम लोगों ने, मैंने मना किया था, मैंने कहा अब ये इतने फजूल लोग हैं, इन्होंने खबर चलानी, तुम लोग जाओ उसको मना के लेके आओ। अब वो सारे परेशान हो गए, अच्छा मनान जाइए। मैं क्या हो, अब मैं गाड़ी में बैठ गया, मनाने के लिए चले गए। मैं तो नहीं। अब कई ये कुदरत की बात होती है कि आपको अल्लाह ने अगर किसी चीज़ के बारे में जैसे क्रिटिसाइज कराना हो, हाँ, तो कुछ भी हो जाता है। हाँ। तो ये आपके इख्तियार में नहीं है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के। ये इसमें कोई मसलहत होगी, इसमें क्या है क्या नहीं। एक काला बंदा उसके इस तरफ आ रहा है, अब मैं ये मेरे ज़हन में वो आ रहा है, मैं क्या वो काले उन्होंने बुक किए हुए हैं सहाफ़ियों हाँ, ने। मैं पूछ रहा हूँ ये काला बंदा कौन है, ये काला कौन है, काला कौन है। मैंने 2-3 दफ़ा पूछा। बाद में जब वो आगे आया तो वो कहता ऑटोग्राफ, तस्वीर इधर। आप मैंने माइंड में उस वक्त चल रहा होता है ना अच्छा कुछ। हाँ, वो अच्छा इतनी सी बात हुई है। अच्छा, बाद में खैर सहाफ़ी बाहर आ गए, गाड़ी के पास खड़े होकर उन्होंने सारा इंटरव्यू लिया मुझसे। मैंने दे दिया इंटरव्यू। क्या उन्होंने बातें पूछनी थी, मगर मजाल है जो उसमें से कोई एक बात भी उन्होंने लगाई हो। वो लगा कुछ और था। जो उन्होंने लगाना था उन्होंने वो लगा लिया। ओ ना ला। लेकिन अगले अगले 6 महीने के बाद मैं जब दोबारा गया तो मैंने अपने दोस्त को कैमरा दे के खड़ा कर दिया, फिर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया। मैंने कहा मुझे वैसे एक बात बताएं, मुझे आपसे बड़ा गिला है। तो आपने वो लास्ट टाइम जो ऐसा वाक़या हुआ था, जो आपने किया था। अब उनको नहीं पता था कि पीछे हारून का बेटा रिकॉर्ड कर रहा है सारा। कहता नहीं ऐसा हुआ तो नहीं था। तो मैंने कहा आपने क्यों चलाया? कहते हैं वो फिर कोई चीज़ बेचनी भी तो होती है ना अबरार भाई। वो सारा रिकॉर्ड हो गया मेरे पास। तो मैंने कहा यार देखो तुसी फड़े गए हो। तो उस वक्त तो मैंने नहीं बताया उन्होंने, और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने वो चीज़ काट दी थी, लेकिन वो हमारे पास तो मौजूद है। चलो अल्लाह खैर करे। सर नन्हे मुन्ने से हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, आपने जवाब देना है। अभी तक तो आप वैसे सारे ही जवाब दे रहे हैं, तो ये वाले भी दे दे, ठीक है ना। एक चीज़ जो इब्रार अल्लाह कभी नहीं करेगा। गुरूर, अल्लाह ना करे कभी ना कभी। हम्म। तकब्बुर, इंशाअल्लाह। एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूं। बंजी जंपिंग। यार सर क्यों क्यों जिंदगी में बंजी काटेगी ये? तुसी मंजी जंपिंग कर लो। अच्छा जी, एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है। आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? अल्लाह का बड़ा करम है बट सालों से, अल्लाह का शुक्र है। यार वैसे मेरा ना, आई डोंट नो, ये इनसिक्योरिटी तो नहीं होगी, वो बाल कम हो रहे हैं भाई। अच्छा हाँ, यार, माशाल्लाह ठीक ठाक। ये लग रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर पूछो सवाल। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, एक अपना गाना जो मैं रीडू करना चाहता हूँ। रंग रंग तेरे रंग 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 तेरे रंग रंग, हाँ रीडू करना चाह रहे हाँ, हैं। बड़ा मजे का हो सकता है, मुझे लगता है और भी अच्छा हो सकता एक किसी दूसरे का गाना जो मैं गाना चाहता हूँ। है। हाँ, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैन चन वे माही वे। यार हम ऐसा क्यों नहीं गा सकते यार, जैसे मैडम गाती थी। उफ, मैं उनको सुनता सर हूँ ना, बड़े लोग, बड़े उनको लोग। या मैडम को या मेहदी हसन साहब को, मेरी हंसी निकल जाती। यार उस वक्त सोचो कि वो होता ही नहीं था ट्यूनर, हम्म। और फिर लफ्ज़ ऐसे अदा हो रहे होते थे कि मानी भी उनके नज़र आ रहे होते थे, और पूरी तस्वीर लगता नहीं था कोई गा रहा है।
होता था कि बाहर क्या बात है। अच्छा जी, एक अपना गाना जो मुझे बड़ा भैड़ा लगता है यार, मैं क्यों है गाना होना था। अच्छा, सारे बच्चे ते नहीं हुन चंगे होंदे। हाँ, सारे पसंद इस तरह के तो बहुत सारे लेकिन मज़ा है कि पता बाद में चलता है कि ये मेरा हाय हाय, मैं की कीता है। एक एक मेरा गाना था, कल रात मेरे घर में चोर आया, चुपके से दरवाजा खटखटाया, अंदर बुलाया मैंने उसको बैठाया, मैंने चाय के साथ थोड़ा केक खिलाया, मैंने फैलने लगा लेटने लगा, अखियों दिखाकर थोड़ा उसको डराया, मैंने चोर ने फिर पिस्तौल निकाली, चमकीली पर काली काल, दिल मेरा तिरकड़ता दिन तक दिन, दिल मेरा तिरकड़ता। सुना मैं कि नहीं? नहीं। मेरे दिल का दरवाजा खुला रखना, कोई ना कोई आए, मैंने नहीं सुना हुआ है। है ना, मुझे कहता मतलब मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बाद में तो इस तरह के गाने को किसी ने सुना ही नहीं। मुझे याद है मैंने जब नच पंजाबन बनाया था, पता कैसे बना था? हम्म। मैं गया तो मैं गाना बनाया था, मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते, मैं गड्डी आप चलावा गाड़ू, मेरी साइकिल हौली चलदी सी, मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बंदे दो बंदे, मैं पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइयां दे दांगा, मैं सब नू ऐश करा दांगा, हाँ डक 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 डक। आगे गाना चलता था। तो मेरा कज़न था टीपू, उसको मैं साथ ले गया। मैंने कहा टीपू कैसा है? कहता है बड़ा भाई अच्छा है, लेकिन पता है इसमें पंजाबी टच नहीं आ रहा। हम्म। मैंने कहा पंजाबी टच टच थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे आ पंजाबी टच, नच पंजाबड़ नच पंजाबड़ नच पंजाबड़ नच। तो सोहेल कहता है ये बना लो। हाँ। मैंने कहा ना कर यार। अब मेरा दिल टूट गया कि मेरा वो गाना जो है जेड़ा मैं करन गया सी होते नहीं होया। वो कहता फिर सानू दे दो। मैं कहा ओए ये वाकई अच्छा है। कहता हाँ। खैर मैंने फिर वो लिखा नाच पंजाबड़। So that is how sometimes ठीक है जी। आपको पता है कि कुछ आपके इंडस्ट्री में बड़े लोग हैं और बड़े आपके दोस्त भी हैं, सो कॉल्ड। तो क्या करेंगे? कुछ खाने हैं, आपने बताना ये खाना आप किसको खिलाएंगे? पॉलिटिशियन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है। पालक गोश्त। ये बिलाल सईद को बिलाल सईद को पालक गोश्त। अच्छा जी, ठीक है। सियालकोट दा ना हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कढ़ाई देसी मुर्गे वाली। भट्ट साहब थैंक यू, थैंक यू। मटन हांडी। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे डिशेस। ए ਉਹਨੂੰ मैं वो अली ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ कराची वाला है अली अली अजमत। अली अजमत। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, वैसे भट्ट साहब ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, कराची ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ? अच्छा ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨਾ ਸਰ नहीं नहीं, लाहौर ਦਾ ही। अच्छा जी, कोरमा। को ओए। कोरमा किसी को खिला दूंगा भट्ट साहब। नहीं, इंडस्ट्री में होना चाहिए, वो पॉलिटिशियन होना चाहिए ना। कौन? अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। पॉलिटिशियन भी हो सकता है कोरमा। हाँ उसको खिला दूंगा मैं। और शहरियार अफरीदी को हाँ। अच्छा जी, बिरयानी। बिरयानी में खिला दूंगा फैसल को। हम्म। हम्म, फैसल वाडा। नहीं दूसरा फैसल हमारा मैं कि मैं पूछते दूजा फैसल लगे। अच्छा जी, बर्गर। उस्मान डार को और किसको साइकिल पे बिठाएंगे? साइकिल पे तो मैं अपनी बेगम को बिठाऊंगा सुशी। हाँ सुशी मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है। अच्छा, हम्म, ठीक है। और पापड़ी चाट। पापड़ी चाट भी मैं और मेरी बेगम खाएंगे। अच्छा, डबल शिफ्ट। हाँ चलें, ठीक साथ है। गोलगप्पे। और फिर कीमे वाला नान। हाँ कीमे वाला नान तो फिर हम दावत में सबके साथ मिल के खाएंगे। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, ये वो बुजुर्ग हैं जो हमारे घर आते होते हैं। हाँ, ये हमारे वालिदैन के दोस्त भी थे, इनके वालिदैन। चलो ठीक। मैं क्या, अच्छा मैं क्या शायद कीमे वाला नान को भी नवाज शरीफ साहब ने खुआ। अच्छा उन्होंने बड़ा शौक है कीमे वाले नान। अच्छा हाँ, चलो कश्मीरी। उन्होंने भी खवा देंगे। हाँ। चले सर, एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, व्हाट डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? व्हाट डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड ऑफ? आप तो सिंगर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो गए, उनते चैरिटी वह सारा कुछ हो गया, बट व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? But as somebody who was very humble and who wanted to be, you know, अल्लाह की नज़रों में एक अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में एक अच्छा है कि वो मुझे शाबाश दे।
माशाल्लाह सर बड़ी अल्लाह करे माशाल्लाह जितना आपने लोगों की मदद की है अल्लाह एवं नहीं पागल लांदा कहते ना अल्लाह उन्होंने नहीं लांदा आपके ज़रिए इतने लोगों का फ़ायदा अगर हो रहा है तो क्यों नहीं। अल्लाह हमें इसका अजर दे, हमारे वालिदैन को इसका अजर दे। जिन लोगों ने सपोर्ट किया, ये अकेले बंदे का तो काम होता नहीं। और मेरा तो यही मान है, ये हम इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बट साहब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, पता नहीं कैसे चलते हैं ये काम। अल्लाह अपनी अपने जनाब से चलाता है। हम ना ये करने के काबिल हैं न थे, ये वही चलाता है और हम समझ रहे होते हैं कई दफ़ा ये हम कर रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को बार बार बताता हूँ कि ये हम नहीं कर रहे, ये अल्लाह की ज़ात करवा रही है। और मौलवियों की मैं सारी बातें नहीं सुनता, लेकिन एक बात कमाल की, एक दफ़ा मौलवी कहता है जहन्नुम के निचले दर्जे में 3 लोग जाएंगे। एक आलिम होगा, आलिम दीन, तो अल्लाह ताला पूछेंगे हाँ भाई क्या लेके आओ, वो कहेगा जी मैं तो आपके नाम को बड़ा दुनिया में अल्लाह ताला कहे ना ना ना, इधर तो झूठ नहीं चलेगा, तुम इसलिए ये सब करते थे कि तुम्हें लोग पीर साहब और वो करें, और वो तो बहुत कहा। दूसरा जाएगा शहीद, अल्लाह ताला कहेंगे हाँ क्या लेके आओ, वो कहेगा आपके नाम पे जान दे दी पीछे, ना 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 ना, महाज पे इसलिए गए थे कि तुम्हें बहादुर कहलाया जाए, और बहादुर तो दुनिया ने बड़ा कहा। और तीसरे नंबर पे फिलैंथ्रोपिस्ट जाएगा कि अल्लाह आपके नाम पे तो हमने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, हमने तो बड़े बड़े काम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर नीयत सही नहीं होगी वो कहेंगे इसलिए बनाए थे कि लोग तुम्हें सखी कहें, और सखी तो तुम्हें दुनिया में बड़ा लोगों ने कहा, आप जहन्नुम के उस निचले दर्जे में चले गए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इंसान है ना, कोई तारीफ करे ना तो एक लगता है कि हाँ बस शुक्रिया, अस्तगफिरुल्लाह, ये शुक्र करे कि आप इस्तेमाल हो गए, वरना किसी से भी करा लेता वो। बात बताने का मकसद ये है कि हम सबको रियाकारी से महफूज रखे अल्लाह, क्योंकि ये बहुत ही एक सर्टल सी लाइन है जो हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर सकती है। अल्लाह ताला बचा के। अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला जी आपको अल्लाह ने इतना आपको रूज दिया और मेरी तो यही दुआ है कि जिस तरह आप लोगों की मदद करते हैं इसी तरह आपके थ्रू यही सहारा आगे चलता रहे और इसी तरह लोगों के आप काम आते रहें। सर आई एम इन ऑफ यू, आप माशाल्लाह एक आइकॉन है म्यूज़िक चाहे वो हो, पॉलिटिक्स में ज़रा थोड़े मगर आई वुड लव टू सी यू सिंग अगेन। अच्छा मैं सुना कहने लगा आई वुड लव टू सी यू इन पॉलिटिक्स अगेन। नहीं पॉलिटिक्स से बाहर आ जाए सर, मैं तो आपको यही कहूँगा। देखिए हर आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ पॉलिटिक्स, बट आपकी नीयत अच्छी है और अल्लाह आपको वहीं रखे जहाँ आपकी नीयत अच्छी है। अल्लाह हमें ऐसा मौका दे दे, दुआ करें हम्म। कि हम सारे पाकिस्तान को फिक्स कर दें यार, हमारा बड़ा दिल चाहता है। आमीन सर, अल्लाह खैर आमीन। कर दे, अल्लाह अल्लाह खैर का खैर। वक्त लेकर आए इंशाल्लाह। भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और हो सके तो जो इब्रार भाई ने कहा कि वाकई पाकिस्तान एक ही मुल्क है हमारे पास, इसी को हम बेहतर कर लें तो बड़ी बात है। थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद।